आज की क्लास में हम आपको मेडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में बताएंगे। यानी मुस्लिम आक्रमणकारी। ये मेडिवल हिस्ट्री है बच्चे, यहां से मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग है। 711 एडी से लेकर 1707 एडी तक का मेडिवल हिस्ट्री आता है। तो आप शायद जानते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री में स्टार्टिंग मुस्लिम आक्रमणकारियों से माना गया है। फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी यदि आपसे पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध का ब्राह्मण किंग दाहिर था। दाहिर रावर की लड़ाई में हार गया था। रावर की लड़ाई में हारने के बाद दाहिर की हत्या हो गई थी। दाहिर की पत्नी और अन्य महिलाओं ने जौहर कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। यह अरब के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति और दामाद था। वालिद फर्स्ट उस समय बगदाद में मुस्लिम खलीफा था। आप शायद जानते हैं खलीफा इस्लाम धर्म का धर्मगुरु होता है। इंग्लिश में इसको कैलिफ कहते हैं। इस वे में अगर आप देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद फर्स्ट खलीफा अबू बकर बना था और लास्ट खलीफा तुर्की का सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा था। प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद इस्लाम धर्म के जो हेड कहलाए उनको खलीफा कहते हैं। खलीफा माने रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम रिलीजन। तो इस वे में बच्चों पहला खलीफा अबू बकर था। अंतिम खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा था। लेकिन जब पहला मुस्लिम आक्रमण इंडिया पर हुआ तो उस समय वालिद फर्स्ट खलीफा था। वालिद फर्स्ट के कहने पर अरब के गवर्नर अल हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा था। तो इस तरह से पहले मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। अरब से आया था। 712 में अटैक किया। देवल नामक बंदरगाह को जीता। उसके बाद नरूर की लड़ाई लड़ा। देन उसके बाद सीसान की लड़ाई लड़ा। इस तरह से लड़ता हुआ ब्राह्मणाबाद पहुंचा। ब्राह्मणाबाद के पास रावर की लड़ाई लड़ा जिसमें दाहिर बुरी तरह से हार गया। दाहिर मारा गया। दाहिर की पत्नी सुसाइड कर लिया था, जौहर कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दो पुत्रियों को पकड़ पाया, सूर्या देवी और परिमल। इनको खलीफा वालिद के पास भिजवा दिया। वालिद की बाद में डेथ भी हो गई थी वैसे, लेकिन आपको बताएं कि वालिद के डेथ के बाद खलीफा सुलेमान बना। तो सुलेमान से दाहिर की दोनों पुत्रियों ने यह कहकर कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनका शोषण करके फिर भेजा है, यह कहकर मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगाया। खलीफा सुलेमान ने दाहिर को मारकर उसके पास भेजने को कहा। तो इस तरह से कुल मिला के 715 में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करके एक सेनापति खलीफा सुलेमान के पास भेजा था। और जब दोनों पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम को देखा कि ये वही है जो उसके पिता का अपमान किया और सिंध पर अटैक करके अत्याचार किया, तो उन दोनों पुत्रियों ने कहा, उन्होंने झूठा इस पर आरोप लगाया था। फिर सुलेमान खलीफा ने दोनों पुत्रियों को भी मरवा दिया। इस तरह अपने पिता और अपने किंगडम के अपमान का बदला लिया। तो बच्चे इस तरह से पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अगर आपसे पूछा जाए तो 712 एडी में
यही लगाएंगे आप, मोहम्मद बिन कासिम। यह अरब के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति एवं दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम was the son-in-law and commander-in-chief of अल-हज्जाज। बच्चों, अल-हज्जाज अरब का गवर्नर था, उसका सेनापति यानी कमांडर इन चीफ और सन इन लॉ। तो 712 में इसी ने सिंध पर अटैक किया था। सिंध का हिंदू राजा दाहिर था बच्चों, दाहिर सिंध का हिंदू राजा था। अगर यह पूछा जाए कि इसके आक्रमण का कारण क्या था, तो दरअसल अरब के कई जहाज जिसमें कीमती सामान और तमाम आभूषण इत्यादि और कुछ महिलाएं श्रीलंका से अरब भेजी जा रही थी। सिंध के पास देवल नामक बंदरगाह पर देवल के समुद्री डाकुओं ने इस जहाज को लूट लिया था। एक ही बार नहीं, कई कई बार लूट लिया था। अरब के राजा या अरब का गवर्नर अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर को इन पायरेट्स को पनिशमेंट देने को कहा। दाहिर ध्यान नहीं दिया, इसलिए खलीफा और अल हज्जाज दोनों रुष्ट हो गए। इसको भेजा कि जाओ दाहिर को पकड़ के ले आओ। तो 712 में सिंध पर देवल पर पहला आक्रमण हुआ था। देवल बंदरगाह सिंध में अटैक किया। उसके आगे नुरूर की लड़ाई लड़ा, उसके आगे सीसान की लड़ाई लड़ा। देन इस तरह से ब्राह्मणाबाद, सिंध की कैपिटल ब्राह्मणाबाद पहुंचा। ब्राह्मणाबाद में 20 जून 712 में रावर की लड़ाई में दाहिर मारा गया था। तो उद्देश्य अगर पूछा जाए तो पनिश दाहिर, यानी दाहिर को सजा देना, क्योंकि दाहिर ने अरब से आए संदेश की तरफ कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया था। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर, वीडियो कट रहा है, ऐसा है क्या बच्चे? चल तो रहा है, वीडियो देख रहे हैं, गौरव शर्मा तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। वीडियो प्रॉब्लम्स हो रही है क्या? गौरव बताएं। अब ठीक है? चलिए अगर ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। तो दाहिर को सजा देने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। और बच्चे 20 जून 712 ईस्वी को ये लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बैटल ऑफ रावर। रावर की लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड एंड किल्ड। दाहिर को हराकर इसकी हत्या कर दिया था। दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परिमल, इन दोनों पुत्रियों को पकड़कर अरब भेज दिया गया था। तो इस तरह बच्चों अरब का गवर्नर अल हज्जाज, लेकिन उस समय खलीफा अगर पूछा जाए तो उस समय अरब का खलीफा कौन था, तो पहले तो खलीफा जब अटैक किया तो वालिद था, वालिद फर्स्ट, यह उस समय खलीफा था। बाद में इसके स्थान पर सुलेमान आ गया था। इसके स्थान पर इसका उत्तराधिकारी
सुलेमान बना था। तो खलीफा को इंग्लिश में कैलिफ कहते हैं, खलीफा को इंग्लिश में कैलिफ कहा गया है। तो इस तरह से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर सफल हुआ था। फर्स्ट रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, जगमोहन कह रहे हैं। बच्चे एक बार मैनेजमेंट को कॉल करके बता दो, अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों दोबारा बता देते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया। सिंध का हिंदू राजा दाहिर 20 जून 712 में रावर की लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया। दाहिर की दो पुत्रियां सूर्या देवी, परिमल देवी को पकड़कर इन दोनों को खलीफा के पास भिजवा दिया। खलीफा इन दोनों पुत्रियों से अपने पुत्रों की शादी करना चाहा। तो इन दोनों पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगाया कि मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों को एक्सप्लॉइट करके तब वह अरब भेजा है। इस बात से खलीफा इस समय सुलेमान था। जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया तो वालिद फर्स्ट खलीफा था। सिंध को जीतने के बाद 713 में मुल्तान को भी जीत लिया और उसके बाद दोनों पुत्रियों को फिर सुलेमान के पास भेजा। खलीफा सुलेमान को दोनों पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगा दिया। खलीफा सुलेमान ने एक पत्र लिखकर अपने एक सेनापति को आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को मार करके बैल के खाल में उसको सीकर तब भिजवाया जाए। ऐसा ही किया गया और जब मोहम्मद बिन कासिम की डेड बॉडी सुलेमान के पास आई, उसको खुलवाया गया तो मोहम्मद बिन कासिम मरा हुआ था। इस बात से दोनों पुत्रियों ने संतोष व्यक्त किया और इन दोनों पुत्रियों ने कहा कि उन्होंने झूठा आरोप लगाया था मोहम्मद बिन कासिम पर। खलीफा सुलेमान ने दोनों पुत्रियों को मरवा दिया। इस तरह से दोनों पुत्रियों ने अपने पिता और सिंध के लोगों के अपमान का बदला लिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक क्यों किया था? क्योंकि अरब के कई जहाज सिंध के पास देवल बंदरगाह पे लूट लिए गए थे। अरब के खलीफा और अरब के गवर्नर अल हज्जाज ने दाहिर के पास कई मैसेज किया था कि इन पायरेट्स को पनिशमेंट करो। दाहिर ने ध्यान नहीं दिया। इस बात से खलीफा वालिद फर्स्ट और अल हज्जाज गवर्नर दोनों रुष्ट हो गए और फिर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर भेजा। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है अर्जुन कुमार, बच्चे समझ गए होंगे। अब एक खास बात पर ध्यान दीजिएगा। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी तो था, खास बात क्या है? सिंध के गैर मुसलमानों से पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया नामक टैक्स लिया था बच्चों। जजिया एक धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमान का मतलब जो मुसलमान ना हो। यह कह के लिया जाता था कि आपकी रक्षा सुरक्षा मुस्लिम सिपाही कर रहे हैं, आप अपनी रक्षा सुरक्षा के बदले में जजिया टैक्स दो या फिर इस्लाम कबूल कर लो। जजिया नहीं लिया जाएगा, आपको सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। सो जजिया इंडिया में फर्स्ट टाइम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के नॉन मुस्लिम से लिया था, प्रोटेक्शन के नाम से लिया था कि हम आपकी रक्षा सुरक्षा, आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा सुरक्षा विदेशी आक्रमणकारियों से कर रहे हैं। आप इस रक्षा सुरक्षा के बदले में जजिया टैक्स दो या फिर मुसलमान बन जाओ। तो जजिया एक प्रकार से धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यह कह के कि आपकी रक्षा सुरक्षा मुस्लिम सिपाही कर रहे हैं, इसके बदले आप टैक्स दो, जजिया टैक्स। और आप हिंदू धर्म का पालन करो, जैन धर्म का पालन करो, बौद्ध धर्म का पालन करो, लेकिन आप जजिया टैक्स दो।
जजिया 3 कैटेगरी में होता था। उच्च वर्ग के लोगों से लिए 24 दिरहम लिया जाता था। सॉरी, उच्च वर्ग के लोगों के से 48 दिरहम प्रतिवर्ष लिया जाता था। मध्यम वर्ग के लोगों से 24 दिरहम प्रतिवर्ष लिया जाता था। निम्न वर्ग के लोगों से बच्चों 12 दिरहम प्रतिवर्ष लिया जाता था। तो 3 कैटेगरी में जजिया होता था। 48 दिरहम उच्च वर्ग के लोगों से, यानी रिच क्लास पीपल से। दिरहम अरब की करेंसी का नाम है। मिडिल क्लास के लोगों से 24 दिरहम प्रतिवर्ष पर ईयर। लोअर क्लास के लोगों से 12 दिरहम प्रतिवर्ष लिया जाता था। तो ये बात ध्यान रखें बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं, और आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, इसलिए आई थिंक आप समझ भी रहे होंगे। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम को लगाइए, सिंध पर अटैक किया था। सिंध आज की डेट में पाकिस्तान में है बच्चों, लेकिन पहले पूरा इंडिया ही होता था। इंडिया काफी दूर तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान भी इंडिया में था, कुछ पोर्शन। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि फर्स्ट टाइम, एक बात और लिख लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया था। मुल्तान आज की डेट में यह भी पाकिस्तान में है, पहले पूरा इंडिया ही था। मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा गया था, सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से पुकारा था। सोने का शहर या स्वर्ण शहर के नाम से पुकारा गया था। इतना धन यहां से इकट्ठा किया गया कि इसको सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया गया था। दूसरी बात आपको बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले इंडिया में जजिया टैक्स लिया था। तो बच्चों, जजिया यह एक धार्मिक कर था और रिलीजियस टैक्स लेविड ऑन नॉन मुस्लिम्स, एक धार्मिक कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो याद रखिएगा, पहली बार जजिया कर कहां लगाया गया? सिंध में, गैर मुसलमानों से लिया गया था। यह कह के लिया जाता था कि आपकी रक्षा सुरक्षा मुस्लिम सिपाही कर रहे हैं, आप अपनी रक्षा सुरक्षा के बदले में जजिया टैक्स दें या फिर मुसलमान बन जाएं। बहुत बढ़िया गौरव, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि रिच क्लास के लोगों से 48 दिरहम, दिरहम यह अरब की करेंसी का नाम है। मिडिल क्लास के लोगों से 24 दिरहम, लोअर क्लास के लोगों से 12 दिरहम। दिरहम अरब की करेंसी का नाम है। तो रिच क्लास के लोगों से, मिडिल क्लास के लोगों से, लोअर क्लास के लोगों से जजिया लिया जाता था। लेकिन बच्चों याद रखें, जजिया महिलाओं से नहीं लिया जाता था, बच्चों पे नहीं लगता था, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, सन्यासियों से नहीं लिया जाता था, भिखारियों से नहीं लिया जाता था। जजिया was not levied on Brahmin, women, children, beggars and hermits। इनसे जजिया नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों से इसलिए नहीं लिया जाता था क्योंकि बड़े विद्वान लोग थे। लोअर क्लास के लोगों को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का सकते थे, आंदोलन करवा सकते थे। सन्यासियों पे लगता तो वो भी विद्रोह होने का चांस था। महिलाओं के पास कोई रिसोर्स नहीं था इनकम का, बच्चों के पास कोई रिसोर्स नहीं था इनकम का,
भिखारियों के पास भी कोई रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो इन 5 लोगों से और ऐसे लोगों से जजिया नहीं लिया जाता था गैर मुसलमानों में जो जजिया देने में सक्षम नहीं थे। तो यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। यह सिंध तक सीमित था। लेकिन बच्चों, इंडिया पर आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी था। तो सेकेंड मुस्लिम इन्वेडर के ऊपर आपको बताते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी या महमूद ऑफ गजनी कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनी भी कहते हैं। यह अफगानिस्तान के गजनी से आया था। अफगानिस्तान के गजनी का था, यहां का रहने वाला था। बच्चों, इसने 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार भारत पर अटैक किया है। 1001 से 1027 के बीच में भारत पर 17 दफा अटैक किया है। यदि आपसे पूछे कि इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो आपको बताएं कि इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की संपत्ति लूटना, इंडिया के धन को लूटकर एक विशाल सेना तैयार करना और फिर सेंट्रल एशिया को जीतकर अपने किंगडम में लाना। यह इसका पहला उद्देश्य था। इंडिया प्राचीन काल में सोने की चिड़िया था। इंडिया जैसी सोने की चिड़िया के धन को लूट करके सेना तैयार कर सेंट्रल एशिया पर कब्जा करके शासन चलाना चाहता था। So this was the first aim, to get wealth from India, to plunder wealth from India, and then after prepare a huge army to conquer Central Asia. दूसरा कारण भी है बच्चों, खलीफा इस समय अल कादिर बिल्लाह, जैसे सुलेमान को आपको बताया, ऐसे बच्चों अल कादिर बिल्लाह इस समय खलीफा था। अल कादिर बिल्लाह से मान्यता लिया और फिर सुल्तान की पदवी धारण किया। पूरे मुसलमानों में पहला मुस्लिम सुल्तान है या पहला मुस्लिम रूलर जिसने सुल्तान की टाइटल धारण किया, अर्थात खलीफा से मान्यता प्राप्त करके सुल्तान की टाइटल लिया। जितने भी मुस्लिम रूलर आए हैं उनमें फर्स्ट सुल्तान मोहम्मद गजनवी था। इसलिए इसने डिसाइड किया कि वह इस्लाम धर्म का झंडा ऊंचा करने के लिए इंडिया पर बार बार हमले करेगा। सो दिस वाज द सेकेंड कॉज। लेकिन फर्स्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एम पूछा जाए, उद्देश्य क्या था, तो बच्चों टू प्लंडर वेल्थ ऑफ इंडिया, धन लूटना चाहता था। यह इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य बच्चों, टू स्प्रेड इस्लाम रिलीजन, स्प्रेड इस्लाम, इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। यह इसका दूसरा लक्ष्य था। बट ध्यान रखें, फर्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मुस्लिम रूलर था जिसको खलीफा, खलीफा को इंग्लिश में कैलिफ कहते हैं, अल कादिर बिल्लाह। बच्चों यही खलीफा था, अल कादिर बिल्लाह, ये इस समय खलीफा था। तो खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी को रिकॉग्नाइज किया, मोहम्मद गजनवी को मान्यता दिया और देन इसके बाद इसने सुल्तान की पदवी लिया है। सुल्तान की पदवी लेने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक था। फर्स्ट मुस्लिम रूलर assumed the title of Sultan because he was recognized by Caliph
अल कादिर बिल्ला, सुल्तान की पदवी लिया। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि सभी मुसलमानों में से फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसने सुल्तान की पदवी लिया तो यही था। दूसरी बात आपको आगे बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने जिस समय भारत पर आक्रमण स्टार्ट किया उस समय इंडिया में हिंदू शाही वंश का शासन था। हिंदू शाही वंश का शासन था। उस समय हिंदू शाही वंश का किंग जयपाल था। जयपाल का बेटा आनंदपाल और सुखपाल थे। पहले ही आक्रमण में जयपाल पेशावर में 1001 में हार गया। हारने के बाद जयपाल को पकड़ लिया गया, सुखपाल को भी पकड़ लिया। सुखपाल ने इस्लाम को कबूल कर लिया, इसलिए सुखपाल को मुल्तान का गवर्नर बना दिया। जयपाल अपने आप को अपमानित महसूस किया, क्योंकि एक राजपूत के लिए लड़ाई में मर जाना सम्मान की बात समझा जाता था। पीठ दिखा के भागना या पकड़े जाना अपमान की बात थी। तो जयपाल हार गया था लेकिन बच गया था। जयपाल ने सुसाइड करके आत्महत्या कर लिया था, इसीलिए क्योंकि राजपूतों के लिए अपमान की बात थी। तो इस तरह इसके 17 आक्रमण हुए। पहला आक्रमण बच्चों वैसे तो बॉर्डर एरिया पर हुआ था, लेकिन 1001 में पेशावर पर अटैक किया। हाँ, ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जिस समय मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय हिंदू शाही वंश का राजा कौन था। तो आपको बता देते हैं, हिंदू शाही डायनेस्टी इस समय इंडिया में थी। बच्चों, हिंदू शाही वंश यह डायनेस्टी हिंदू कुश पहाड़ के उस तरफ से लेकर हिंदू कुश पर्वत से लेकर काबुल तक यह डायनेस्टी फैली थी। इतना विशाल किंगडम था इस वंश का। आप समझ सकते हैं, हिंदू कुश हिल से लेकर काबुल तक यह डायनेस्टी फैली हुई थी। और इनकी कैपिटल अगर पूछें तो वयहिंद थी। वयहिंद यह इनकी राजधानी थी बच्चों। तो इतना विशाल किंगडम इस डायनेस्टी का, वयहिंद यह इनकी राजधानी थी। पेशावर के पास था ये। हिंदू शाही वंश का इस समय किंग पूछा जाए तो जयपाल। जयपाल यह इस समय हिंदू शाही वंश का किंग था। बट आपको बताएं कि जब तक हिंदू शाही वंश में स्ट्रॉन्ग किंग होते रहे, जब तक हिंदू शाही वंश में शक्तिशाली राजा होते रहे, तब तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफगानिस्तान साइड से खाइबर दर्रे से भारत पर कोई आक्रमण नहीं हो पाता था। जैसे ही इस वंश में कमजोर उत्तराधिकारी आने लगे, अफगानिस्तान से मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हो गया। तो इस तरह हिंदू शाही वंश के शासकों ने लगभग 200 साल तक मुस्लिम आक्रमण को ब्लॉक की तरह रोके रखा, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह रोके रखा। जयपाल उतना स्ट्रॉन्ग किंग नहीं था। उसका बेटा, जयपाल का बेटा सुखपाल, एक और बेटा आनंदपाल गजनवी के आक्रमण के सामने रुक नहीं पाए। ये लोग बुरी तरह से हार गए। और देन उसके बाद मोहम्मद गजनवी भारत के इंटीरियर पार्ट तक घुस आया, मंदिरों को टारगेट बनाया, मंदिरों को लूटता था। गजनवी का यह मानना था कि इंडियंस बड़े चालाक हैं, अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने जेम्स ज्वेलरी को मंदिरों में छुपा के रख देते हैं, क्योंकि मंदिरों की प्रॉपर्टी को चोर डाकू भी नहीं लूटते हैं। मंदिर की संपत्ति को चोर डाकू भी नहीं टच करते हैं। मंदिर उस समय ट्रस्टी का काम करते थे। इसीलिए लोगों ने अपने जेम्स ज्वेलरी, आभूषण, धन इत्यादि मंदिरों में ट्रस्टी में सौंप दिया करते थे। इसलिए महमूद गजनवी को पता था और इसने, महमूद गजनवी ने मंदिरों को टारगेट बनाया और यहीं से
करोड़ों की संपत्ति लूटता था। तो बच्चों, जयपाल उस समय किंग था जब इसके आक्रमण स्टार्ट हुए, हार गया, अपमानित हुआ, बाद में सुसाइड कर लिया। इसका बेटा सुखपाल पकड़ा गया, इस्लाम कबूल कर लिया। गजनवी ने इसको मुल्तान का गवर्नर बना दिया। एक अन्य बेटा आनंदपाल, वह गजनवी से 2-3 बार लड़ा, लेकिन अंत में वह लड़ता हुआ मारा गया। तो इस तरह पूरे भारत पर, पूरे भारत क्या साउथ इंडिया पर नहीं, उत्तर भारत पर इसके आक्रमण होते रहे। तो फर्स्ट आक्रमण 1001 पर जयपाल पर हुआ था। चलिए आपको बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण बच्चों 1025-26 में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। बच्चों, सोमनाथ टेम्पल आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, यह गुजरात में है। तो सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित थी। लॉर्ड शिवा की मूर्ति थी इसमें और यहाँ के पुरोहितों को बड़ा प्राउड था भगवान शिव पर, सोमनाथ पर बड़ा प्राउड था। यह भी कहा था, टॉन्ट भी कहा था कि यदि गजनवी इन पर अटैक करेगा, भगवान सोमनाथ गजनवी को पनिशमेंट करेंगे। ब्राह्मणों के दंभ को तोड़ने के लिए 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। यहां पर मंदिर में जब प्रवेश किया तो इसने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति जो थी, सोने की मूर्ति, हवा में ही लटक रही थी, बिना कोई सपोर्ट के हवा में लटक रही थी और मंदिर के अंदर पूरे प्रांगण में चल रही थी। एक बार तो गजनवी को बड़ा आश्चर्य लगा, सोचा इनमें कोई दैवी शक्ति है। थोड़ी देर के बाद गजनवी ने मंदिर में छत पर से पत्थर तुड़वाया और जैसे डिसबैलेंस हुआ, मूर्ति नीचे गिर पड़ी। दरअसल इस मंदिर के अंदर दीवारों पर, फ्लोर पर, रूफ पर हर जगह चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया था। चकमक पत्थर मैग्नेटिक पावर वाला होता है। तो जैसे उसको तुड़वाया, मूर्ति नीचे गिर पड़ी और देन इसके बाद इसने यहां से करोड़ों की संपत्ति लूटकर घोड़े, गधे, हाथी, ऊंट पर लादकर वापस रवाना हुआ। एक पंडित जी को कहा कि रास्ता दिखाओ। पंडित जी ने उसको राजस्थान के रेगिस्तान में भटका दिया। कई दिन तक राजस्थान के रेगिस्तान में भटकता रहा। अंत में समझ गया कि पंडित जी उसको बेवकूफ बना रहा है। पंडित जी की हत्या करके अन्य पंडित जी को कहा कि अब मार्ग दिखाओ जाने के लिए। तो उन पंडित जी ने उसको रास्ता बताया और देन उसके बाद ये लूटा हुआ धन लेके जा रहा था। सिंध के जाटों ने लूटा हुआ धन लूट लिया, छीन लिया था इससे, काफी इससे धन छीन लिया था। इसीलिए लास्ट एक्सपेडिशन 1027 में अंतिम आक्रमण गजनवी ने सिंध के जाटों पर किया था। 1027 में सिंध के जाटों पर किया और सिंध के जाटों ने इसे बुरी तरह से हराया। घायल होकर के गजनवी 1027 में गजनी चला गया और 1030 में गजनवी का देहांत गजनी में हो गया था। तो बच्चों, इस तरह से 1025-26 का यह बेहद इंपॉर्टेंट आक्रमण था। लॉर्ड शिवा की स्टैच्यू थी, बट आपको बता दें इस मंदिर में चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया था। चकमक पत्थर का प्रयोग इस मंदिर में किया गया था, जिसकी वजह से मूर्ति जो थी वह अट्रैक्ट हो रही थी बच्चों। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अरे वाह गौरव, थैंक यू जी सर, हम समझ गए। चलिए गौरव, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो समझ में आए, यही मेरा उद्देश्य होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा आप टैकल कर लोगे। यानी जो कहानी टाइप का बता रहे हैं ना, वो कहानी के पीछे कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को ही बना देते हैं पूरा क्वेश्चन बड़े बड़े फॉर्मेट में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आई थिंक आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो सॉल्व न कर पाए, एक आध क्वेश्चन छोड़कर। चूंकि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसके लिए आपको सारा क्वेश्चन करना नहीं है। जो आ रहा है बच्चे वही करिएगा, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग है।
100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास न करें। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आप वही करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए 100% कोई नहीं करता है। सबसे बड़ी सूझबूझ यही है। तो 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, यहां से करोड़ों की संपत्ति लूट के ले गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए आप लगाइएगा चालुक्य शासकों ने बनवाया था। चालुक्य रूलर्स ने, चालुक्य वंश के शासकों ने मंदिर का निर्माण कराया था बच्चों। अच्छा, कहीं कहीं सोलंकी भी दिया हुआ है, सोलंकी रूलर्स, कुछ कंस्ट्रक्शन इन्होंने भी करवाया है। अधिकतर निर्माण चालुक्य शासकों ने कराया, कुछ निर्माण सोलंकी शासकों ने भी कराया। और वैसे यह मंदिर कई बार तोड़ी गई है, कई बार बनाई गई है। तो लास्ट एक्सपेडिशन अगर आपसे पूछा जाए तो 1027 में लास्ट एक्सपेडिशन मोहम्मद गजनवी का अंतिम अभियान, गजनवी का अंतिम अभियान बच्चों सिंध पर हुआ था। सिंध के जाटों को सजा देने के लिए, तो सिंध के जाटों को पनिशमेंट करने के लिए लास्ट एक्सपेडिशन सिंध पर किया था। सिंध के जाटों ने बुरी तरह से इसको हराया, घायल होकर भाग गया था। और 1030 में गजनवी का देहांत, गजनवी का देहांत बच्चों गजनी में हो गया था। अफगानिस्तान के गजनी में इसका देहांत हो गया था। तो यह मुस्लिम आक्रमणकारी धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर अटैक किया था। इसका मकसद इंडिया पर शासन चलाना नहीं था। लेकिन जिस समय इंडिया पर अटैक किया, भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन, भारत की राजनीतिक दशा बहुत खराब थी। छोटे छोटे किंगडम्स थे, राजपूतों में आपस में बनती नहीं थी। एक किंग दूसरे पर अटैक करता रहता था। विदेशी हमलावर के साथ के अगेंस्ट में ये लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे। कभी कभी इन विदेशी हमलावरों का साथ भी देते थे। तो इस तरह से देशद्रोही किंग भी थे इंडिया में उस समय। बच्चों, गजनवी के आक्रमण के साथ अल बरूनी, अल बरूनी यह उज्बेकिस्तान का था, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। आपको बताएं कि उज्बेकिस्तान से यह गजनी गया और फिर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के साथ यह भारत आया था। 11वीं शताब्दी में गजनवी के आक्रमण के समय अल बरूनी इंडिया आया था। और बच्चे आपको बताएं, अल बरूनी ने यह किताब लिखा है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। यह बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। बेहद इंपॉर्टेंट किताब है यह बुक अरबी भाषा में लिखा है। और इस किताब से 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में पता चलता है। ये ना आता तो शायद इस समय के इंडिया के बारे में पता न चल पाता, क्योंकि इंडिया में जितने राजा महाराजा थे वे अपनी तारीफ में कविता लिखवाते थे और कविता लिख लिख कर कवि वाहवाही लेता था। इतिहास लिखने की परंपरा इंडियन कवियों में नहीं था और न ही इतिहास लिखवाने की प्रथा इंडियन राजपूत किंग्स में था। दरबारी कवि चारण कवि होता था, किंग की तारीफ में कविता रच के सुनाता था और फिर हजारों टंका इनाम के रूप में लेता था। तो ऐसी किताब है, 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में लिखा है, इसलिए इसको 11th सेंचुरी, मिरर ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया कहा जाता है। 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण भी कहा गया बच्चों।
इस किताब को 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण भी कहा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये किताब कई दफा पूछा गया है। बच्चों एक बात और आपको बताते हैं, ये तो इंडिया आया था इसके आक्रमण के साथ, लेकिन एक प्रसिद्ध इतिहासकार अल फिरदौसी इसके दरबार में थे। बच्चों अल फिरदौसी यह इसके दरबार में थे। इन्होंने शाहनामा लिखा है। यह भी बड़ी फेमस किताब है शाहनामा। ये इंडिया नहीं आया था, गजनवी के दरबार में तो था लेकिन इंडिया नहीं आया। और यह किताब बड़ी फेमस है। पूरे गजनवी के शासनकाल को और उसके आगे पीछे के इतिहास को इस किताब में लिखा गया है। उत्तबी नाम का एक कवि भी था इसके दरबार में। उत्तबी वह भी हिस्टोरियन और कवि था। तो ऐसे अनेक विद्वानों को शरण दिया था, लेकिन ये दो प्रसिद्ध विद्वान, ये इंडिया में आया था 11वीं शताब्दी में। ये भारत नहीं आया, लेकिन शाहनामा इसने बेहद फेमस किताब लिखा है, जिससे भारत के बारे में तो पता चलता ही चलता है, लेकिन गजनी गौड़ के बारे में और आसपास के इतिहास के बारे में भी इसे पता चलता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि तीसरा मुस्लिम इन्वेडर इंडिया पर जो आया, थर्ड मुस्लिम आक्रमणकारी, उसके बारे में आपको बताते हैं बच्चों। एक तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी और बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी ने भारत में अपने सल्तनत की स्थापना किया था। थर्ड मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गोरी था। तो बच्चों मोहम्मद गोरी यह गौड़ से आया था। गौड़ बच्चे ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के गौड़ से मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक किया था। आपको बताते हैं कि मोहम्मद गोरी ने किस तरह से इंडिया को जीत करके अपने किंगडम के रूप में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य लूटपाट करना नहीं था, बल्कि भारत को जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज एम्पायर ओवर इंडिया। तो गोरी गौड़ से आया था, और इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए, एम, तो टू एस्टैब्लिश हिज एम्पायर, ये बच्चों साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसका उद्देश्य भारत पर साम्राज्य की स्थापना करना था, लूटपाट करना नहीं था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव किसने डाली, तो भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव इसी ने डाली है बच्चों। तो आइए इसके बारे में देखते हैं और आपको समझाते हैं। आप इसको भी समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। देखें, अफगानिस्तान के गौड़ में इसके पिता का शासन था। इसके पिता सुबुक्तगीन थे, और इसके पिता सुबुक्तगीन अलप्तगीन के गुलाम थे। तो सुबुक्तगीन ये गुलाम था। सुबुक्तगीन का बेटा मोहम्मद गोरी था। भारत को जीतकर अपना किंगडम स्थापित करना चाहता था। 1175 में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। इंडिया पर फर्स्ट आक्रमण इसने भेरा और पंजाब पर किया था। भेरा पंजाब को जीतने के बाद इसने सिंध की तरफ से गुजरात पर अटैक कर दिया। गुजरात पर अटैक करने के बाद वहां पर इसने एक लड़ाई लड़ा। अन्नील वॉर की लड़ाई में बुरी तरह से हार गया। चालुक्य किंग मूलराज सेकेंड था उस समय, बुरी तरह से इसको हराया। देन उसने वो रास्ता छोड़ दिया
फिर पंजाब साइड से, लाहौर पंजाब को जीतता हुआ भटिंडा साइड से भारत को जीतने का प्रयास किया। इस समय चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान, जिनकी कैपिटल अजमेर और दिल्ली थी, इनके किंगडम में भटिंडा तक साम्राज्य था। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन की लड़ाई लड़ी गई। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ा गया। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और हारने के बाद मोहम्मद गोरी वापस गौड़ चला गया। इस हार का बदला लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेना लेके लौटा। इधर 1191 में तराइन की पहली लड़ाई जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सेना लेकर कन्नौज पर अटैक कर दिया, क्योंकि कन्नौज का किंग जयचंद था। जयचंद की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था। उसकी प्रेमिका संयोगिता का जयचंद स्वयंवर रचा रखा था। जयचंद नहीं चाहता था कि संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान से हो। इसीलिए जब तराइन की पहली लड़ाई चल रही थी 1191 में, उसी समय संयोगिता का स्वयंवर भी रचा दिया था, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान को पता न चल पाए और इधर स्वयंवर हो जाए, संयोगिता को ससुराल भिजवा दें। लेकिन गुप्त सूत्रों से पृथ्वीराज चौहान को पता चल गई। सेना लेकर कन्नौज पर अटैक कर दिया। कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्वयंवर चल रहा था। बड़ी दरबार में से संयोगिता का किडनैप करके पृथ्वीराज चौहान ने उसे शादी कर लिया। यह विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। प्रेमी प्रेमिका का किडनैप करके शादी कर ले तो राक्षस विवाह कहलाता है, क्योंकि प्रेमिका के माँ बाप शादी से राजी नहीं है। ऐसी कंडीशन में प्रेमी प्रेमिका का किडनैप करके, किडनैप प्रेमिका की इच्छा पर किया जाए और शादी कर ले। इस बात से जयचंद पृथ्वीराज चौहान से और रुष्ट हो गया। 1192 में तराइन की सेकेंड लड़ाई में 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। तो अपने ने अपनों को धोखा दिया, गैरों में कहां दम था। ऐसी स्थिति इंडिया में हुई। राजपूतों में आपस में बनी नहीं, विदेशी आक्रमणकारी का साथ दिया, अपने ही भाई बंद को हरवाया और फिर विदेशी आक्रमणकारी उसको भी नहीं बख्शा, यानी खुद तो डूबे सनम, दूसरों को भी डुबो दिया। ये स्थिति इंडिया में रही है आज से नहीं, प्राचीन काल से। चाहे वो आम्भी हो, पोरश के अगेंस्ट में आम्भी ने अलेक्जेंडर का साथ दिया, चाहे वो जयचंद हो, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ दिया। तो बच्चे इस तरह से इसका पहला आक्रमण अगर आपसे पूछें 1175 एडी में फर्स्ट एक्सपेडिशन भेरा, भेरा ये पंजाब में है, भेरा की लड़ाई लड़ा था और इस लड़ाई को जीतने के बाद मुल्तान इत्यादि आसपास के सभी क्षेत्रों को अपने अंडर में कर लिया था। लेकिन बाद में इसने 1178 में बैटल ऑफ अन्हिल वॉर्ड, बच्चे अन्हिल वॉर्ड ये गुजरात में है। अन्हिल वॉर्ड में एक जगह है कायदरा, कायदरा की लड़ाई भी कह सकते हैं इसको। तो कायदरा, अन्हिल वॉर्ड के कायदरा में यह लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में चालुक्य किंग मूलराज सेकंड ने, यस को बच्चों भीमदेव सेकंड भी कहा जाता है, मोहम्मद गोरी को हराया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कायदरा की लड़ाई में अथवा अन्हिल वॉर्ड की लड़ाई में मूलराज सेकंड या भीमदेव सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हराया। फर्स्ट इंडियन किंग जो मोहम्मद गोरी को हराया। बच्चों कायदरा की लड़ाई अन्हिल वॉर्ड की लड़ाई भी कहलाती है। इस लड़ाई में मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था।
कौन सी बुक की बात कर रहे हैं अर्जुन कुमार? कौन सी बुक? शाहनामा अल फिरदौसी ने लिखा बच्चों, शाहनामा अल फिरदौसी ने लिखा है। और तहकीक के हिंद जो बताए थे अल बरनी ने लिखा था। आप कौन सी बुक की बात कर रहे हैं अर्जुन? आप क्लैरिफाई करें तो आपको फिर बता दें कौन सी बुक की आप बात कर रहे हैं। ओके, शाहनामा अल फिरदौसी ने लिखा था और तहकीके हिंद अल बरनी ने लिखा था। दोनों ही बड़ी फेमस किताबें हैं। अल बरनी वाली किताब का नाम बेटे अल बरनी तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, या इसको 11 मिरर ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया भी कहा जाता है। तो बेहद फेमस लड़ाई है ये। लड़ाई कई दफा पूछा गया है, जिसमें चालुक्य वंश के राजा मूलराज सेकंड अथवा भीमदेव सेकंड ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इस हार के बाद बच्चों मोहम्मद गौरी गुजरात के रास्ते को छोड़ दिया। लाहौर पंजाब साइड से होता हुआ भटिंडा, लाहौर पंजाब भटिंडा थानेसर होता हुआ हरियाणा की तराई में, हरियाणा का तराइन एक एरिया है, तराइन को तरावड़ी भी कहते हैं, यहां पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। तो चलिए बच्चों आपको लिए चलते हैं आगे की तरफ। तो गौरी चालुक्य किंग मूलराज सेकंड से हार गया था। अब आप देखें नेक्स्ट पॉइंट। यहां हम आपको बताने वाले हैं 1191 में बच्चों द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की पहली लड़ाई आपको बताएं कि तराइन आज की डेट में हरियाणा में तरावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो यह लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। तो इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। दूसरा इंडियन किंग था बच्चों जिसने मोहम्मद गौरी को हराया। पहला चालुक्य किंग मूलराज सेकंड या भीमदेव सेकंड ने अनिलवाड़ अथवा कायदरा की लड़ाई में इसको हराया, सबक सिखाया। कहा तो यह भी जाता है कि 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने तराइन की सेकेंड लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया और फिर पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर गौड़ ले गया और फिर वहां हत्या कर दिया था। लेकिन यह वही समय था जब कन्नौज के जयचंद, गहड़वाल वंश के राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाया हुआ था। सोचा कि जल्दी जल्दी स्वयंवर करा दें, पता भी न चल पाए। जीतने के बाद इसने अपनी तैयारी गौरी के खिलाफ नहीं किया। गौरी गौड़ गया और स्ट्रांग तरीके से भारत लौटा। उस मौके का इन्होंने फायदा नहीं उठाया, संयोगिता से शादी किया और फिर गौरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगले ही साल गौरी फिर आ गया। तो संयोगिता ये थी डॉटर ऑफ जयचंद। जयचंद कन्नौज के राजा थे बच्चों, जयचंद किंग ऑफ कन्नौज। संयोगिता जयचंद की पुत्री और जयचंद ये गहड़वाल वंश के राजा थे। गहड़वाल डायनेस्टी के राजा थे। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, तो गहड़वाल वंश के किंग ये थे। और पृथ्वीराज चौहान
ये चौहान वंश का राजा था। बच्चों, चौहान वंश तो आप जानते हैं, यह डायनेस्टी दिल्ली अजमेर में थी। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड भी कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड भी कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। दिल्ली को जीत लिया था और दिल्ली में राय पिथौरागढ़ शहर बसाया था। राय पिथौरागढ़ किला भी बनवाया। राय पिथौरागढ़ शहर, राय पिथौरागढ़ किला दिल्ली में मेहरौली में बनाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट करके बाद में मेहरौली शहर बसा दिया था। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस समय ये इसको किडनैप करके इससे शादी कर लिया। इनकी दुश्मनी और तेज हो गई। अगली लड़ाई में जयचंद ने गोरी का साथ दिया, अपने दामाद के खिलाफ गोरी का साथ दिया था। तो 1192 में बच्चों सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन की दूसरी लड़ाई इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। तो बच्चों इस तरह से फर्स्ट को जीता और सेकंड में हार गया। हारने के बाद मोहम्मद गोरी इसको गौड़ पकड़ ले गया। अभी नहीं, 1206 में 1206 में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का एक परीक्षा लिया था। पृथ्वीराज चौहान इंडिया में ऐसा दूसरा किंग था जो शब्द वेदी बाण चलाता था। पहला किंग इस तरह का राजा दशरथ हुआ करते थे, अर्थात कहीं शब्द पर बाण छोड़ दें तो वह बाण वहीं जाके लगता था। ऐसा दशरथ ने श्रवण कुमार पर एक बाण छोड़ दिया था। सोचा कोई हिरण पानी पी रहा है, भग भग की आवाज आ रही थी, उसी पर बाण छोड़ा। श्रवण कुमार अपने अंधी माँ बाप के लिए पानी भर रहा था, घायल हो गया और बाद में मर गया था। तो पृथ्वीराज चौहान ऐसा दूसरा किंग था जो शब्द वेदी बाण चलाता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जब तक उसका दरबारी कवि चंदवरदाई उसको कविता सुना के उसमें जोश न भरे, तब तक वह सही निशाना नहीं लगा पाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जयचंद, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा है, उसको भी पकड़ ले गया था, यानी चंदवरदाई को भी पकड़ ले गया था। चंदवरदाई, इसने पृथ्वीराज रासो लिखा है बच्चों, पृथ्वीराज रासो, यह किताब इसी ने लिखा है। अपने किंग की बड़ी तारीफ किया है। इसको भी पकड़ ले गया था, बगल में बैठा दिया, कहा कि इसमें इसको कविता सुना कि इसमें जोश भरो। एक से बढ़कर एक वीरगाथा टाइप की कविता सुनाने लगा। अंत में सुनाते सुनाते एक ऐसी कविता सुनाया, उसको बता दिया कि इतनी दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा है। कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया। पृथ्वीराज चौहान ने सीधा बाण मोहम्मद गोरी पर प्रहार किया। गोरी बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब होश आई तो पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया और गोरी स्वयं भी मर गया। तो इस तरह से 1206 की बात है, बट यह ऑथेंटिक घटना नहीं है, यह घटना ऐतिहासिक नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की हत्या गौड़ में किया, परीक्षा लिया या नहीं यह डाउट है। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा था। ये कविता और इसकी कहानी पूरा इन्होंने लिखा है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब 1206 में मोहम्मद गोरी वापस गौड़ जा रहा था, शाम का समय हो गया, सिंध में पहुंचा था, वहीं नमाज अदा करने के लिए बैठ गया। जिस समय वह नमाज अदा कर रहा था उसी समय गक्कर या खोखर नाम का कबीला उस पर हमला कर दिया, जिसमें
मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो गया था। घायल अवस्था में गौड़ पहुंचा। 1206 में मोहम्मद गोरी का देहांत हो गया और उसके डेथ के बाद उसके 3 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और लाहौर में, ताजुद्दीन एल्दौज गजनी में, नसीरुद्दीन कुबाचा मुल्तान में, तीनों स्वतंत्र होकर अपने किंगडम की स्थापना कर बैठे। तो बच्चे आई थिंक आपको बताते हैं इसके आगे। चलें, आई थिंक आप लोग सभी बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है बच्चों। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। ये लास्ट पॉइंट है और इसके बाद फिर हम आपको ये सेशन छोड़ देंगे। एक पॉइंट ये कंप्लीट कर दें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। बस एक पॉइंट इसमें और देख लीजिए, बस ये सेशन में ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। 1194 में एक लड़ाई और थी, बैटल ऑफ चंद्रावर। अर्थात चंद्रावर की लड़ाई। बच्चों ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में है। इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था और जयचंद को हराकर इसको मार दिया, कन्नौज को अपनी कैपिटल में शामिल कर लिया। तो लास्ट में बच्चों 1206 में मोहम्मद गोरी का देहांत कहां पर हो गया? मोहम्मद गोरी का देहांत अफगानिस्तान को गौड़ में हो गया था। तो 1206 में गोरी का देहांत गौड़ में हो गया। इसके 3 गुलाम फ्री हो गए। एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और लाहौर में था, स्वतंत्र हो गया। एक गुलाम ताजुद्दीन एल्दौज गजनी में था। एक और गुलाम ताजुद्दीन एल्दौज के अलावा नसीरुद्दीन कुबाचा मुल्तान में था। तीनों, मोहम्मद गोरी की कोई संतान तो थी नहीं, तीनों दिल्ली आगरा जीतने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक पर अटैक कर देते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन एल्दौज की बहन से खुद शादी कर लेता है और अपनी पुत्री, एक पुत्री की शादी नसरुद्दीन कुबाचा से कर देता है। तीनों रिश्तेदार बन जाते हैं। फिर तीनों अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली लाहौर में, नसरुद्दीन कुबाचा मुल्तान में, ताजुद्दीन एल्दौज गजनी में। तो अगली क्लास में इसके आगे आपको पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है? ओके बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? ओके बाय, थैंक यू। क्या डाउट है साकेत, बताएं जल्दी से। बिल्कुल एंड कर दिया सर, बिल्कुल खत्म।